हम लोगों का ये जो है ये 17वां क्लास होगा। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं जीवजंत से। हम लोग पवन के कार्य देख रहे थे। तो जीवजंत जो है मरुस्थलीय भाग में अधिक कठोर और मुलायम शैलों की परतें एक के ऊपर एक होती है, तब अपक्षय तथा वायु अपर्दन के कारण ढक्कनदार दावात यानी इंक पॉट जैसी संरचना का निर्माण होता है। जो जीवजंत कहलाती है। इसका ऊपरी भाग शक्रा और निचला भाग चौड़ा होता है। ऊपरी भाग समतल और कठोर शैल आवरण वाला होता है। ठीक। जीवजंत क्या होता है कि मरुस्थलीय भाग में अधिक कठोर और मुलायम शैलों की परतें एक के ऊपर एक होती है, तब अपक्षय और वायु अपर्दन के कारण ढक्कनदार दावात जैसी संरचना का निर्माण होता है, जो जीवजंत कहलाता है। इसका ऊपरी भाग जो है सकरा और निचला भाग जो है चौड़ा होता है, यानी कि बिल्कुल दावात जैसे, और ऊपरी भाग जो है समतल और कठोर शैल आवरण वाला होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से। ये जैसे दावात जैसी संरचना होगी, ये जैसे कि कठोर चट्टान है, ये जो है मुलायम चट्टान हो जाएगा, ये फिर वापस कठोर चट्टान, ये मुलायम चट्टान, और ये जो है कठोर चट्टान। ये जो संरचना है ये जीवजंत कहलाती है। ठीक। देखो इसमें क्या है कि मरुस्थलीय भाग में क्या होता है कि जो कठोर और मुलायम शैल की परत जो है एक के ऊपर एक होती है, जैसे कि ये वाला परत हो गया, ये कठोर चट्टान है और ये मुलायम परत है, तो ये एक के ऊपर एक होती है। अब इसमें क्या हुआ कि अपक्षय और अपर्दन हो रहा है, साथ वायु अपर्दन भी हो रहा है, तो इसमें जो मुलायम चट्टान है वो ज़्यादा घिस गया, ज़्यादा कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी कभी रहा होगा इस तरह से मुलायम चट्टान जो घिस गया, तो ये दावात जैसी संरचना का निर्माण होता है, इसी को जीवजंत कहते हैं। इसका ऊपर वाला भाग जो है ये सकरा होता है और नीचे वाला भाग ये वाला ये चौड़ा होता है। ऊपरी भाग जो है समतल है, ये बिल्कुल सपाट समतल है और कठोर शैल का आवरण है, इसी को जीवजंत कहते हैं। ठीक। दूसरा हम लोग यार्ड डक लेते हैं।
इसमें क्या होता है कि जब कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत प्राप्त होते हैं तो पवन कठोर शैलों की तुलना में मुलायम शैलों को शीघ्र अपरदित कर देती है। शैलों के पार्श्व कटाव से नालियां बन जाती है तथा कठोर चट्टान खरे रूप में प्राप्त होते हैं। इन्हें यार्डंग कहते हैं या कहा जाता है। ठीक? यार्डंग का निर्माण पवन के अपघर्षण का परिणाम है। आर्थर होम्स ने इन्हें कॉक्सकॉम्ब कहा है। कॉक्सकॉम्ब का। ठीक? जब कोमल और कठोर चट्टान के स्तर लंबवत प्राप्त होते हैं, यानी बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, तो पवन जो है कठोर शैल का अपरदन तो नहीं कर पाता है, लेकिन जो मुलायम शैल होती है उसका अपरदन शीघ्र से कर देता है। तो उससे क्या होता है कि शैलों के पार्श्व कटाव से नालियों का निर्माण हो जाता है और कठोर चट्टान जो है खरे रूप में प्राप्त होते हैं। इसी को यार्डंग कहा जाता है। और यार्डंग का निर्माण जो है वो पवन के अपघर्षण का परिणाम है और आर्थर होम्स महोदय ने इसे कॉक्सकॉम्ब कहा था। इसकी संरचना कैसे होती है?
इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसको जो है यार्डन कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या है कि जब कोमल और कठोर चट्टान के स्तर लंबवत खड़े रहते हैं, जैसे कि ये दोनों लंबवत खड़ा है, तो पवन क्या करता है कि कठोर सेल की तुलना में मुलायम सेल को शीघ्र अपर्दन कर देती है। जैसे कि ये बीच वाले जगह को अपर्दन कर दिया है, और सेलों के पार्श्व कटाव से क्या हुआ है, यहाँ पे नालियों का निर्माण हो गया है, और कठोर चट्टान यहाँ पर खड़े हैं बिल्कुल। इसी को यार्डंग कहा जाता है। और यार्डंग का निर्माण जो है पवन के अपघर्षण का परिणाम है, और आर्थर होम्स महोदय ने इसे कॉक्सकॉम कहा था। ठीक, ऐसा होता है यार्डंग। इसके बाद हमारा जो है वो है जालीदार शिला, स्टोन लेटिस। इसमें क्या होता है कि मरुस्थलीय भागों में पवन जब ऐसी शिला से टकराती है जिसमें चट्टानों की कठोरता का स्तर अलग अलग होता है, तब मुलायम भाग के अपर्दित हो जाने से चट्टान में जालीदार संरचना का निर्माण हो जाता है। ऐसी चट्टान जालीदार शिला कहलाती है। क्या होता है कि मरुस्थलीय भाग में पवन जब ऐसी शिला से टकराती है जिसमें चट्टान की कठोरता का स्तर अलग अलग होता है, जहाँ पर कहने का मतलब कि एक ही चट्टान है, उसी में उसका कुछ भाग जो है कठोर है, कुछ भाग मुलायम है। तो उसका जो मुलायम भाग है वो आसानी से अपर्दित हो जाएगा, और वो मतलब हट जाएगा वहाँ से, और सिर्फ कठोर भाग बचेंगे। ऐसे में चट्टान जो है एक छन्नी की तरह प्रतीत होता है, इसीलिए उसको जालीदार शिला कहते हैं। ये कैसा होता है, ये जैसे छिलसिला है तो इसमें जो है इस तरह से छेद होंगे, होल्स होंगे, रेंडमली कहीं कहीं होगा। तो इसी को जालीदार शिला कहते हैं। ऐसा होता है जालीदार शिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊल तथा खिड़की, ब्रीज एंड विंडो। ये दो संरचना है और दोनों का निर्माण एक से ही होता है, इसलिए दोनों को हम लोग साथ साथ देखेंगे। क्योंकि खिड़की पहले बनती है और पुल बाद में बनता है, तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं पवन के निरंतर प्रभाव और प्रहार द्वारा जालीदार शिला में आर पार छिद्र हो जाता है। ये छिद्र क्रमशः
विस्तृत होते जाते हैं, इसे पवन खिड़की कहा जाता है। ठीक, धीरे धीरे शिला का कटाव आधार तक हो जाता है, तब एक मेहराब जैसी आकृति का निर्माण होता है। मेहराब जैसी आकृति का निर्माण होता है तथा शिला की छत पुल की तरह शेष रह जाती है। इसे पुल तथा खिड़की कहा जाता है। ठीक, क्या होता है कि पवन के निरंतर प्रभाव और प्रहार द्वारा जालीदार शिला में, जो ये वाला शिला था, ये तो क्षैतिज है, जब लंबवत रूप में यही शिला रहती है तो उसमें आर पार छिद्र हो जाता है और ये छिद्र जो है धीरे धीरे विस्तार होते जाता है, तो उससे पवन खिड़की का निर्माण पहले होता है। फिर धीरे धीरे शिला का कटाव जो है नीचे आधार तक हो जाता है, तब जो है मेहराब जैसी आकृति बनती है। फिर शिला की जो छत है वो पुल की तरह शेष रह जाती है, क्योंकि उसका जो आधार वाला भाग है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, तो उसे जो है पुल या खिड़की, पुल तथा खिड़की कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इसको फिगर्स के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये जो है जालीदार शिला है, ठीक, इसमें इस तरह से छेद छेद है। अब ये क्या होगा, इसके छेद जो है बड़े हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इस तरह से बड़ा हो गया। ठीक, अब इसके छेद का विस्तार और हो जाएगा। और मेहराब जैसी संरचना हो जाएगी कुछ इस तरह से। फिर अंत में जो है सिर्फ ये भाग बचेगा। इसी को जो है पुल कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या हुआ कि पवन के निरंतर प्रभाव और प्रहार द्वारा ये जो जालीदार शिला थी, ये जो जालीदार शिला थी, इस शिला में आर पार छेद हो जाता है। ठीक है, छिद्र हो जाता है और ये छिद्र जो है क्रमशः विस्तृत हो जाते हैं, जैसा कि ये फिगर में ये बड़ा हो गया है छेद। ठीक, और इसी को जो है पवन खिड़की कहा जाता है। इसको कह सकते हैं या फिर इसको भी पवन खिड़की कह सकते हैं। ठीक, फिर धीरे धीरे शिला का कटाव जो है आधार तक हो जाता है, यहाँ नीचे तक कटाव हो गया है और ये मेहराब जैसी आकृति का निर्माण होता है। ठीक, फिर शिला की छत जो है पुल की तरह शेष रह जाती है, क्योंकि नीचे वाला भाग बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी को पुल या खिड़की कहा जाता है। ठीक, तो पवन के निरंतर प्रभाव और प्रहार द्वारा जालीदार शिला में आर पार छिद्र हो जाता है। ये छिद्र क्रमशः विस्तृत हो जाते हैं, इसे पवन खिड़की कहा जाता है। धीरे धीरे शिला का कटाव आधार तक हो जाता है, तब एक मेहराब जैसी आकृति का निर्माण होता है
और शिला के छत पुल की तरह शेष रह जाते हैं, इसे पुल या खिड़की कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं भवन के निक्षेपात्मक रूप। इसमें हम लोग पहले लेते हैं बालू का स्तूप को। आपने देखा होगा बालू का स्तूप को, तो बैगनोल्ड के अनुसार इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। बैगनोल्ड के अनुसार बालू का स्तूप रेत के टीले या डिब्बे बालू के गतिशील ढेर हैं। जिनका अस्तित्व धरातलीय आकृति तथा अस्थायी पवन अवरोध से सर्वथा स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है। पवन द्वारा लाई गई रेत के निक्षेपण से बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। बालू का स्तूप निर्माण हेतु निम्नलिखित दशाएं सहायक होती है। निम्नलिखित दशाएं सहायक होती है। जैसे रेत की अधिकता होनी चाहिए, तभी वो स्तूप बनेगा। तीव्र पवन होना चाहिए, तभी वो रेत को उड़ा पाएगा, क्योंकि रेत में वजन होता है। तो तीव्र पवन वेग होना चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर वो तीव्र पवन वेग है तो उसके मार्ग में अवरोध भी आना चाहिए। तो पवन मार्ग में अवरोध, ठीक है। और चौथी चीजें जो है, निर्माण हेतु उचित स्थान भी होना चाहिए। हालांकि ये गतिशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते रहते हैं। तो ये होता कैसा है कि जैसे कि बैगनोल्ड के अनुसार क्या होता है कि बालू का स्तूप रेत के टीले या डिब्बे होते हैं, और ये बालू के गतिशील ढेर हैं, ठीक। रेत के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है, यानी पवन द्वारा जो लाई गई रेत होता है उसके निक्षेपण से बालू का स्तूप का निर्माण होता है। इसकी आकृति जो है कुछ इस तरह से होती है। ये मान लेते हैं रेत जो है इस तरह से इसका ढेर बना हुआ है, मरुस्थल में देखने को मिलता है। ये रेत के ढेर बने हैं और इसी तरह लगातार संरचना जाती रहती है, और यही जो है बाद में जाके ये जो है कुछ इस तरह से चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। पवन की दिशा पर निर्भर करेगा कि आगे जाना है या पीछे। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा। इसी को बालू का स्तूप कहते हैं, और पवन जो है अभी इस दिशा में चल रही है, ठीक। तो बैगनोल्ड के अनुसार बालू का स्तूप रेत के टीले या डिब्बे हैं, बालू के गतिशील ढेर है। पवन द्वारा लाई गई रेत के निक्षेपण से बालू का स्तूप का निर्माण होता है, और बालू का स्तूप निर्माण के लिए जो है निम्नलिखित दशाएं सहायक होती है। जैसे रेत की अधिकता होनी चाहिए, तीव्र पवन वेग होना चाहिए, पवन मार्ग में अवरोध होनी चाहिए, और निर्माण हेतु उचित स्थान होना चाहिए। आगे लिखना है, बालू का स्तूप प्रायः समूहों में मिलते हैं। जैसे कि फिगर से पता चल रहा है, समूहों में
मिलते हैं, जिसे स्तूप श्रृंखला या स्तूप माला कहते हैं। अधिकांश बालुका स्तूप स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि पवन की दिशा में स्थानांतरित होते रहते हैं या होते हैं। इसे स्तूपों का खिसकाव या पलायन कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है, बालू का स्तूप जो है यहाँ पे समूह में है, और बालू का स्तूप जो है वो स्तूप का श्रृंखला है या स्तूप माला है। और मतलब प्राय जितने भी बालू का स्तूप होते हैं वो स्थिर नहीं रहते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पवन की दिशा में वो गमन करते रहते हैं। तो जो वो गमन कर रहा है उसको स्तूपों का खिसकाव या पलायन कहा जाता है। तो बालू का स्तूपों के पलायन से मरुस्थलों का विस्तार होता है। शुष्क मरुस्थलों में इनके पलायन से गांव, शहर आदि रेत में दब जाते हैं। ऐसे स्तूप खेत आदि में बालू भर देते हैं। मैग्नोल्ड के अनुसार बालू का स्तूप रेत के टीले या डिब्बे या बालू के गतिशील ढेर हैं, जिनका अस्तित्व धरातलीय आकृति तथा अस्थायी पवन अवरोध से सर्वदा स्वतंत्र होता है। पवन द्वारा लाई गई रेत के निक्षेपण से बालू का स्तूप का निर्माण होता है। बालू का स्तूप हेतु निम्नलिखित दशाएं आवश्यक होती है। रेत की अधिकता होनी चाहिए, पवन वेग में तीव्रता होनी चाहिए, पवन मार्ग में अवरोध होना चाहिए और निर्माण हेतु उचित स्थान होनी चाहिए। बालू का स्तूप प्राय समूहों में मिलते हैं, जिसे स्तूप श्रृंखला या स्तूप माला कहते हैं। अधिकांश बालू का स्तूप स्थिर नहीं रहते, बल्कि पवन की दिशा में स्थानांतरित होते हैं। इसे स्तूपों का खिसकाव या पलायन कहते हैं। बालू का स्तूप के पलायन से मरुस्थलों का विस्तार होता है। शुष्क मरुस्थलों में इनके पलायन से गांव, शहर आदि रेत से दब जाते हैं। ऐसे स्तूप खेत आदि में बालू भर देते हैं। ठीक, ये बालू का स्तूप है। अब हम लोग देखते हैं स्तूपों का वर्गीकरण। स्तूपों का वर्गीकरण, जैसे कि अगर मैग्नोल्ड मैंने देखा देखे तो इनके द्वारा जो है दो भाग में बांटा गया था। एक बरकान होता है और एक शीफ होता है। ठीक, इसके अलावा जो है हैक महोदय, इन्होंने जो है अनुप्रस्थ स्तूप बताया। इसके अलावा जो है परवलयिक स्तूप इन्होंने बताया। एक अनुदैर्घ्य स्तूप इन्होंने बताया। इसके अलावा जो है मिल्टन महोदय द्वारा इन्होंने जो है एक ही दिशा में बहने वाली पवन से निर्मित स्तूप को बताया, जिसको इन्होंने सामान्य स्तूप की संज्ञा दी। सामान्य स्तूप कहा। इसके अलावा अगर मतलब पवन के रास्ते में जो है वनस्पति वगैरह आ जाता है तो उससे भी स्तूप का निर्माण होता है।
तो वनस्पति अवरोध द्वारा निर्मित स्तूप। इसके अलावा जो है जटिल स्तूप इन्होंने बताया। जटिल स्तूप का निर्माण जो है, इसके निर्माण में विभिन्न दिशाओं से बहने वाली पवनों का योगदान होता है। ठीक, ये वर्गीकरण तो इन लोगों के द्वारा हो गया। इसके अलावा जो है स्थिति के आधार पे भी स्तूप का वर्गीकरण। एक हो जाता है आंतरिक स्तूप, जैसे कि अगर रेगिस्तान में बन रहा है या नदी तट पर बन रहा है या झील के तट पर बन रहा है तो उसको आंतरिक कहा जाता है। इसके अलावा एक तटीय होता है, इसमें जो है सागर तट पर जो बनता है, ठीक, उसको ये स्थिति के आधार पर स्तूप था। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के स्तूपों का वर्गीकरण, और इसी में से हम लोग लेंगे, जैसे कि हम लोग एक टॉपिक बना लेते हैं प्रमुख प्रकार के स्तूपों का विवरण। और इसमें हम लोग पहले लेते हैं पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी लॉन्गिट्यूडनल। तो पवन की दिशा में उसके समांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को अनुदैर्ध्य स्तूप कहते हैं। स्तूपों का पवनोमुखी ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। ठीक, इसको जो है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। इसी में आगे सामान्यतः ये स्तूप आंतरिक मरुस्थलीय भागों में निर्मित होते हैं। दो स्तूपों की श्रृंखलाओं के मध्य की रेत जब हवा द्वारा उड़ा दी जाती है तब प्राप्त रिक्त स्थान कॉरिडोर कहलाता है। कॉरिडोर कहलाता है। ठीक, एक नोट करके, सहारा में इसे गासी कहते हैं। इन स्तूपों को सीफ, रेत कटक व अलग स्तूप भी कहा जाता है। ठीक, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है कि पवन की दिशा में उसके समांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। और स्तूपों का पवनोमुखी ढाल जो है वो मंद होता है, जबकि पवन विमुखी ढाल जो है वो तीव्र होता है।
सामान्यतः ये स्तूप आंतरिक मरुस्थलीय भागों में निर्मित होते हैं। दो स्तूपों की श्रृंखलाओं के मध्य की रेत जब हवा द्वारा उड़ा दी जाती है तब प्राप्त रिक्त स्थान कॉरिडोर कहलाता है। जैसे कि इस फिगर के माध्यम से मान लेते हैं ये एक बालू का स्तूप है। ठीक, और मान लेते हैं ये भी एक बालू का स्तूप है। अब ऊपर में क्या कहा जा रहा है कि सामान्यतः ये स्तूप आंतरिक मरुस्थलीय भागों में निर्मित होते हैं। दो स्तूपों की श्रृंखला के मध्य की रेत जब हवा द्वारा उड़ा दी जाती है तब प्राप्त रिक्त स्थान कॉरिडोर कहलाता है। और ये दो स्तूप है, इसके मध्य का भाग जो है, ये इसका जो रेत था उसको हवा ने उड़ा दिया है। अब जो बचा है ये कॉरिडोर बन जाएगा, यानी कि एक सड़क की तरह। ठीक, ये जो है ये बीच वाला ये कॉरिडोर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अनुप्रस्थ भालू का स्तूप। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। इसमें क्या होता है कि जब बालुका स्तूपों का निर्माण प्रचलित पवन के समकोण पर होता है तब इसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इसका निर्माण रेगिस्तान की सीमा पर या रेतीले सागरीय तट पर होती है। इसका निर्माण हल्की या छिन्न पवन द्वारा अधिक रेत वाले भाग में होता है। ये उर्मिकाओं का ही रूप होती है। ठीक, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है कि जब बालू का स्तूप का निर्माण प्रचलित पवन के समकोण पर होता है तब इसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और इसका निर्माण रेगिस्तान की सीमा पर या रेतीले सागरीय तट पर होता है। इसका निर्माण हल्की या तीक्ष्ण पवन द्वारा अधिक रेत वाले भाग में होता है और ये उर्मिकाओं का ही रूप माना जाता है।
ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं बरखान। कहीं कहीं पे ये बरकान लिखा रहता है, ठीक है, बरखान या बरखान। ये अनुप्रस्थ स्तूपों का विशिष्ट रूप है। ये अर्ध चंद्राकार या चापाकार टीले होते हैं। ये प्रचलित पवनों के समकोण पे निर्मित होते हैं। इनका पवनोमुखी ढाल उत्तल होता है तथा पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। दो श्रृंग सदृश संरचना पवन प्रवाह की दिशा में निकली रहती है। बरखान प्रायः श्रृंखला में पाए जाते हैं। बरखान की दो श्रेणियों के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर से होकर कारवां गुजरते हैं, अतः इसे कारवां मार्ग भी कहते हैं। देखो बरखान या बरखान जो है ये अनुप्रस्थ स्तूपों का ही विशिष्ट रूप है, ये ऊपर वाले, और ये अर्धचंद्राकार या चापाकार टीले होते हैं। ये प्रचलित पवनों के समकोण पर निर्मित होते हैं और इसका पवनोमुखी ढाल उत्तल होता है, जबकि पवनाभिमुखी ढाल जो है अवतल होता है। दो श्रृंग सदृश संरचना पवन प्रवाह की दिशा में निकली रहती है। बरखान प्रायः श्रृंखला में पाए जाते हैं और बरखान की दो श्रेणी के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर से होकर कारवां गुजरता है, इसलिए इसको कारवां मार्ग भी कहते हैं। जैसे कि इस फिगर से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं पवन इस दिशा में चल रही है तो इसका निर्माण जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। पवन जो है ऐसे चल रही है, ये पवन, तो पवन ऐसे चल रहा है तो ये जो है ये पवनोमुखी ढाल हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से पवन जो है इस तरह से इंटर कर जाएगा अंदर और यहाँ पे जो है निक्षेपण भी होगा, तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है भंवर का भी निर्माण होता है। ठीक, इसी को जो है बरखान कहा जाता है। तो ये अनुप्रस्थ स्तूपों का विशिष्ट रूप है। ये अर्धचंद्राकार या चापाकार टीले हैं। इसका शेप जो है अर्धचंद्राकार या चापाकार है।
ये प्रचलित पवनों के समकोण पे निर्मित होता है। इसका पवनोमुखी ढाल, ये वाला जो है ये उत्तल होता है, जबकि पवनाभिमुखी ढाल जो है वो अवतल होता है। ये अंदर वाला जहाँ पे भंवर का निर्माण हो रहा है। ये दो श्रृंग सदृश संरचना पवन की प्रवाह की दिशा में निकली रहती है। इसका श्रृंग जो है, ये दो जो है ये श्रृंग है, ये पवन की दिशा में निकला रहता है। और बरखान प्रायः श्रृंखला में पाए जाते हैं। बरखान की दो श्रेणियों के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर से होकर कारवा गुजरता है, इसलिए इसको कारवा मार्ग भी कहा जाता है। ठीक, तो बरखान जो है ये अनुप्रस्थ स्तूपों का विशिष्ट रूप है। ये अर्धचंद्राकार या चापाकार टीले होते हैं। ये प्रचलित पवनों के समकोण पर निर्मित होते हैं। इसका पवनोमुखी ढाल उत्तल होता है, जबकि पवनाभिमुखी ढाल अवतल होता है। दो श्रृंग सदृश संरचना पवन प्रवाह की दिशा में निकली रहती है। बरखान प्रायः श्रृंखला में पाए जाते हैं। बरखान की दो श्रेणियों के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर से होकर कारवा गुजरता है, इसलिए इसे कारवा मार्ग भी कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग ले रहे हैं लोयस को। ये क्या होता है? यह पवन द्वारा उड़ाए गए धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल रूप है। इसका नामांकन फ्रांस में अल्सास प्रांत में लोयस नामक गांव में निर्मित आकृति के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम लोयस का अध्ययन सिच्टोफेन महोदय ने उत्तरी पश्चिमी चीन में किया था। चीन में किया था, जो गोबी मरुस्थल जो चाइना में है से लाई गई रेत से निर्मित है। ठीक, ये हिमनद में भी लोयस बनता है। ठीक है, हिमनद में भी लोयस बनता है। ठीक है, तो लोयस क्या होता है? ये पवन द्वारा उड़ाए गए धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल रूप है। इसका नामांकन फ्रांस के अल्सास प्रांत में लोयस नामक गांव में निर्मित आकृति के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम लोयस का अध्ययन सिच्टोफेन महोदय ने उत्तरी पश्चिमी चीन में किया था, जो गोबी मरुस्थल से लाई गई महीन रेत से निर्मित है। यहाँ पे महीन लिखा, इनका नाम जो है ना रिच्टोफेन। ठीक, रिच्टोफेन। तो यह पवन द्वारा उड़ाए गए धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल है रूप है। इसका नामांकन फ्रांस में अल्सास प्रांत में लोयस नामक गांव में निर्मित आकृति के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम लोयस का अध्ययन रिच्टोफेन महोदय ने उत्तरी पश्चिमी चीन में किया था, जो गोबी वनस्थल से लाई गई महीन रेत से निर्मित। अब हम लोग देखते हैं जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। हमने बताया था कि वहाँ पे अकस्मात बारिश हो जाती है, जिससे छोटी छोटी सरिताओं का निर्माण होता है, अल्पकालिक सरिता।
तो उसी से ये सारी आकृतियां बनती है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में जल निर्मित प्रमुख भू आकृतियां। इसमें हम लोग पहले लेते हैं उत्खात स्थलाकृति, यानी कि बेडलैंड टोपोग्राफी। तो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में असामयिक वर्षा के कारण सतह पर छोटी छोटी धाराएं निर्मित होती है, जिनके द्वारा अपरदन के कारण खड्ड तथा गहरी घाटियां बन जाती है। इन खड्डों तथा घाटियों को अलग करते हुए ऊबड़ खाबड़ कटक बन जाते हैं। इन्हें उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। उत्खात स्थलाकृति क्या होता है कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में असामयिक वर्षा के कारण सतह पर छोटी छोटी धाराएं निर्मित होती है, जिसके द्वारा अपरदन के कारण खड्ड तथा गहरी घाटियां बन जाती है। इन खड्डों तथा घाटियों को अलग करते हुए ऊबड़ खाबड़ कटक बन जाते हैं। इन्हें उत्खात कहा जाता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्लाया। इसमें क्या होता है, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन बाल्सन कहलाती है। इसमें चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलकर बाल्सन में जाती है। इन नदियों से बाल्सन में जल एकत्रित होने से अल्पकालिक झीलें बनती है। जब सूखते या वाष्पित होते ही झीलें सूख जाती है, जिसके कारण बाल्सन की तली में सिल्ट और लवण के निक्षेप के कारण
निक्षेप के कारण तली समतल और ऊंची हो जाती है, इसे प्लाया कहते हैं। प्लाया प्रायः शुष्क होती है, परंतु असामयिक वर्षा से जलमग्न भी हो सकती है। ठीक। अधिक नमक वाली प्लाया को सलिनाश कहते हैं। प्लाया को अरब में खवारी और ममलाहा कहते हैं। सहारा में जो है इसे शट कहा जाता है। ठीक। प्लाया क्या होता है कि रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी वेसिन बाल्सन कहलाती है। इसमें चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलकर बाल्सन में जाती है। इन नदियों से बाल्सन में जल एकत्रित होने से अल्पकालिक झीलें बनती है और जब सूखते या बाष्पित होते ही झीलें सूख जाती है, जिसके कारण बाल्सन की तली में सिल्ट और लवण के निक्षेप के कारण तली समतल व ऊंची हो जाती है, तो इसे प्लाया कहा जाता है। और प्लाया प्रायः शुष्क होती है, परंतु असामयिक वर्षा से जलमग्न भी हो सकती है। अधिक नमक वाली प्लाया को शालिनाश कहते हैं और प्लाया को अरब में जो है खवारी ममलाहा कहते हैं और सहारा में इसे सिट कहा जाता है, शट। तो ये जो है कुछ इस तरह से रहता है। ये जो है प्लाया है। ठीक। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी वेसिन बाल्सन कहलाती है। इसमें चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलकर बाल्सन में जाती है। इन नदियों से बाल्सन में जल एकत्रित होने से अल्पकालिक झीलें बनती है। जब झील सूखते या बाष्पित होते ही झीलें सूख जाती है, जिसके कारण बाल्सन की तली में सिल्ट और लवण के निक्षेप के कारण तली समतल और ऊंची हो जाती है। इसे प्लाया कहा जाता है। और प्लाया प्रायः शुष्क होती है, लेकिन जब कभी बारिश होता है तो उसमें जलमग्न भी यानी पानी भर जाता है। ठीक। अधिक नमक वाली प्लाया को जो है सलिनाश कहा जाता है और प्लाया को अरब में जो है खवारी कहा जाता है, ममलाहा भी कहा जाता है वहाँ पे, और सहारा में शट कहते हैं। इसके बाद बजादा लेते हैं हम लोग। ये प्लाया के ही तरह होता है। प्लाया तथा पर्वतीय उग्र भाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग जो प्लाया से मिलता है
बजादा कहलाता है। इसका निर्माण मलबा निक्षेप द्वारा होता है। पलाया तथा पर्वतीय अग्र भाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं और इस मैदान का निचला भाग जो पलाया से मिलता है बजादा कहलाता है। इसका निर्माण मलबा निक्षेप द्वारा होता है, जैसे कि हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये पर्वतीय भाग है, जिस तरह से ये सारे पर्वत। इस तरह से जो है नदियां निकलती है जब वहां पे बारिश होता है। तो अब जो है इसका मलबा आएगा वो निक्षेपित होगा। यहाँ पे जो है इस तरह से निक्षेप इसके जमा हो जाएंगे। इसी को जो है बजादा कहा जाता है। पलाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं, जो ये मैदान है बीच वाला, और इस मैदान का निचला भाग जो पलाया से मिलता है वो बजादा कहलाता है और इसका निर्माण जो है मलबा निक्षेप से होता है। ठीक, ये जो है बजादा है। इसके बाद आखिरी एक और हम लोग लेते हैं, पेडीमेंट। पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले समान ढाल युक्त भाग को पेडीमेंट कहते हैं। इस नग्न शैल वाले भाग का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो सकता है। ठीक, तो पेडीमेंट क्या है? तो पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले समान ढाल युक्त भाग को पेडीमेंट कहते हैं और इस नग्न शैल वाले भाग का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो सकता है। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।
आगे हम लोग जो है शुष्क प्रदेश के अपर्दन चक्र को देखेंगे। इसमें हम लोग यही तक रखते हैं।